अब मैं आपको एक और खतरे के बारे में बताने जा रही हूं जिसका शिकार आप और हम कभी भी हो सकते हैं। वो है डिजिटल अरेस्ट। जी हां, साइबर फ्रॉड। साइबर फ्रॉड की बातें आपने कई बार सुनी होगी। हो सकता है आप भी कई बार, एक बार या हो सकता है आपके जानने वाले कभी डिजिटल फ्रॉड का शिकार हुए होंगे। डिजिटल अरेस्ट की घटना तेजी से बढ़ती जा रही है। अब उत्तर प्रदेश का आगरा हो या फिर मेरठ हो, सीतापुर हो या फिर कोई और शहर, दिनों दिन डिजिटल अरेस्ट का ट्रैप बढ़ता जा रहा है। यह खबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह खबर सावधान करने वाली है, आपको चेताने वाली है। आगरा में डिजिटल अरेस्ट की पहली मौत का मामला सामने आया है। आगरा में एक सरकारी स्कूल की टीचर को 4 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट किया गया। पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी में व्हाट्सएप कॉल करने वाले ने कहा, तुम्हारी बेटी सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है, उसे छुड़वाना है तो 1 लाख रुपए भेजो, नहीं तो वीडियो वायरल कर देंगे। इससे टीचर परेशान हो गई। उन्होंने बेटे को 1 लाख रुपए ट्रांसफर करने के लिए कहा। टीचर जब स्कूल से घर पहुंची तो उनकी तबीयत बिगड़ी और फिर उनकी मौत हो गई। घर वाले कह रहे हैं हार्ट अटैक की वजह से ही उनकी जान गई है। आगरा में जिस महिला टीचर की डिजिटल अरेस्ट के कारण मौत हुई है उनका नाम मालती वर्मा है, जो कि राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल अचनेरा में टीचर थी। मालती वर्मा को कैसे डिजिटल अरेस्ट किया गया उसका पूरा सीक्वेंस आपको बताती हूँ। 30 सितंबर की दोपहर 12 बजे का वक्त रहा जब मोबाइल पर एक व्हाट्सएप कॉल आई। कॉल करने वाले ने पुलिस वर्दी में तस्वीर लगा रखी थी। देखकर ऐसा ही लग रहा था कि यह कॉल किसी थाने से आई हो। मालती ने कॉल रिसीव कर ली। उधर से कहा गया, आपकी बेटी को पुलिस ने सेक्स रैकेट में पकड़ा है। अभी पुलिस ने उसे लिखा पढ़ी में शामिल नहीं किया है। आपकी बहुत बदनामी हो सकती है, ऐसा कहा गया, इसलिए आपको हम कॉल कर रहे हैं। व्हाट्सएप कॉल करने वाले ने कहा कि अगर आप चाहती हैं कि बेटी की फोटो वीडियो वायरल ना हो, अगर आप ये चाहती हैं कि इस मामले में कोई केस दर्ज ना हो, तो फौरन 1 लाख रुपए हमें भेज दें। फोन करने वाले शख्स ने इसके बाद एक नंबर भी भेजा। मालती वर्मा को जिस वक्त फोन आया वो उस वक्त स्कूल में मौजूद थी। फोन पर उनसे उनकी बेटी के बारे में जो कुछ भी कहा गया वो उससे बहुत परेशान हो गई। बेटी ने समझाने की कोशिश की, परिजनों ने भी समझाया, लेकिन एक फ्रॉड कॉल पर कही गई बात ने मालती वर्मा के जहन पर इतना बुरा असर डाला कि वो घबरा गई और वो भागकर घर लौटी। लेकिन वो इतनी परेशान हो चुकी थी कि उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। इस सीसीटीवी फुटेज में ही आप देखिए तबीयत बिगड़ने के बाद कैसे परिजन उन्हें लेकर अस्पताल की तरफ भाग रहे हैं। परिवार का दावा यह है कि इसी घबराहट ने मालती की जान ले ली। देश भर में डिजिटल अरेस्ट के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान या फिर किसी और देश में बैठकर साइबर फ्रॉड जो है वो आपको कॉल करेंगे, आपको डराएंगे, आपसे झूठी बातें करेंगे कि आपका बेटा या बेटी किसी केस में फंस गए हैं। अगर उनको बचाना चाहते हो तो इस नंबर पर 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए या फिर कितना भी अमाउंट ट्रांसफर कर दो। और ये आपको बोलेंगे कि आप अपना फोन नहीं काटेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है। ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए हैं दिल्ली में, यूपी में, हरियाणा में। लेकिन इस वक्त हम यूपी के आगरा में मौजूद हैं और यहाँ पर इन साइबर क्रिमिनल्स की वजह से एक बहुत दुखद घटना हुई है। असल में आगरा में इस वक्त तो मौजूद हैं। आगरा में ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं मालती वर्मा जी की। मालती वर्मा जी सरकारी स्कूल में टीचर थीं। इनको 30 तारीख को साइबर क्रिमिनल्स ने कॉल किया पाकिस्तान के नंबर से। इनको डराया, व्हाट्सएप कॉल किया और इनको बोला कि इनकी बेटी एक रेप केस में फंस गई हैं, एक रैकेट में फंस गई हैं और 1 लाख रुपए अगर आपने ट्रांसफर नहीं किए तो आपकी बेटी को अरेस्ट कर लिया जाएगा। इनको इतना डराया गया, इन्होंने अपने बेटे से भी बात की। इनका बेटा समझ गया कि ये फ्रॉड्स हैं, पाकिस्तान का नंबर है, लेकिन माताजी की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें अटैक आ गया और उनकी जान चली गई। फिलहाल घर में मातम का माहौल है। तस्वीर आप देख सकते हैं, पूरे परिवार के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो बहुत हैरान है कि एक हंसता खेलता परिवार, सरकारी स्कूल की टीचर, किस तरीके से साइबर क्रिमिनल्स ने उन्हें मेंटली टॉर्चर किया और परेशान होकर पैनिक में उनकी मौत हो गई। हमारे साथ दीपांशु मौजूद हैं। दीपांशु बेटे हैं मालती जी के। दीपांशु, ये बताइए सबसे पहले किस दिन की घटना है,
कितने बजे क्या कॉल आया माता जी का? सर ये 30 सितंबर की घटना है और तकरीबन 12 बजे जब मम्मी स्कूल में थी तो 12 बजे उनके पास एक कॉल आया कि मैं इंस्पेक्टर पी विजय कुमार बोल रहा हूं और आपकी जो बेटी है वो एक सेक्स रैकेट में फंस गई है और अगर आप उसे बिना किसी बेइज्जती के, बिना किसी उसके अगर आप उसे छुड़वाना चाहते हैं तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, इस नंबर पे आप बात कीजिए। और मालती वर्मा को जिस नंबर से कॉल आया था वो नंबर भी इस वक्त आपके सामने है। इस नंबर की शुरुआत में +92 कोड लगा हुआ है। ये कोड किसी पड़ोसी मुल्क यानी कि पाकिस्तान का ही है। साथ में एक पुलिस अधिकारी की फोटो भी लगी हुई है। इस नंबर से ही मालती वर्मा को 30 सितंबर को दोपहर 12 बजे कॉल आया था। 15 मिनट के अंदर अंदर उनके फोन पर कई बार कॉल आया। फोन करने वाला ठग बार बार उन्हें धमकी देता रहा कि अगर जल्दी पैसा ट्रांसफर नहीं किया तो वो उनकी बेटी की जिंदगी खराब कर देगा। इस बात का असर मालती वर्मा पर इतना ज्यादा हुआ कि उन्हें एंग्जाइटी पेन होने लगा। हालांकि बेटी ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि कुछ भी नहीं होगा, कॉल करने वाला फ्रॉड है, लेकिन महिला टीचर इतनी घबरा चुकी थी कि वो कोलैप्स कर गई। उनकी पत्नी को एक कॉल आता है जो कि अजनेरा में टीचर थी कि आपकी बेटी की स्कैंडल में पकड़ी गई है और आप अभी 1 लाख रुपए दे दीजिए तब हम आपकी बेटी को रिहा करेंगे। इस पर वो बहुत परेशान हो जाती हैं। जब घर आती हैं तो उनकी बेटी भी उनको घर पे मिलती है और 15 मिनट के बाद डिप्रेशन में हृदय गति रुक जाने के कारण उनको एसएन हॉस्पिटल लेके जाया जाता है जहाँ पे उनको डेथ डिक्लेयर कर दिया जाता है। बाद में पुष्पांजलि हॉस्पिटल भी लेके जाते हैं जहाँ पे उनको डेथ डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसके बाद 1 तारीख को उनका क्रेमेशन कर दिया जाता है और आज इनके पति के द्वारा हमें सूचना दी गई और जब पूछने पर यह भी पता चला कि इनका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया है और पुलिस को कोई पहले सूचना नहीं दी गई थी। इन सभी को लेके तहरीर हमने ले ली है। इस पर पूरी जांच करा रहे हैं। जहां से नंबर आया सारी चीज़ों की हम लोग डिटेल्स निकालेंगे और इस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से आगरा में मालती वर्मा को कॉल आई थी, ठीक उसी तरह की कॉल 26 सितंबर को मेरठ की रहने वाली मशहूर कवियत्री अनामिका जैन अंबर की माताजी यानी कि मदर इन लॉ यानी कि सास सरिता जैन को भी कॉल आई थी। ये कॉल भी पाकिस्तान के ही एक नंबर से थी। ये नंबर आज मैं आपको इसलिए राजस्थान में बता रही हूं जिससे कि आप इस नंबर को नोट कर लें। अगर इस तरह की कोई फ्रॉड कॉल आए तो आप भी चेत जाएं। +923157918831 इस नंबर का जिक्र अनामिका ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर भी किया था। ये नंबर भी पाकिस्तान के ही कोड वाला है। अनामिका की सास सरिता जैन को किए गए इस कॉल में उनके बेटी सौरभ जैन को रेप और मर्डर में फंसाने की धमकी देकर 1 करोड़ रुपए की मांग की गई। अनामिका जैन के परिजनों ने इसकी शिकायत फौरन पुलिस से की। पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा भी दिया, लेकिन जिस तरह से बेलगाम होते जा रहे साइबर अपराध के केसेस हम देख रहे हैं, ये जानलेवा हो चुके हैं। पुलिस के एक्शन से पहले आपकी सतर्कता होना बहुत जरूरी है। जिस समय की अनामिका जैन अंबर की सास को पाकिस्तान के नंबर से जो कॉल्स आए उनमें कॉलर ने खुद को इंस्पेक्टर बताया। कॉलर ने कवि सौरभ जैन सुमन की मां से 1 करोड़ रुपए की डिमांड की और कहा कि अगर पैसे नहीं दिए तो वो उनके बेटे और अनामिका जैन के पति सौरभ जैन को रेप और हत्या के मामले में फंसा देगा। पैसा ना देने पर मीडिया में बात फैलाने की धमकी दी गई। धमकी सुनते ही सरिता जैन की भी तबीयत बिगड़ गई थी। मेरी सासू माँ के पास एक कॉल आता है और उस कॉल में ये कहा जाता है कि आपके बेटे यानी कि मेरे पति श्री सौरभ जैन सुमन ने दोस्तों के साथ मिलकर के एक नाबालिग लड़की का रेप किया है और हमने उसको गिरफ्तार कर लिया है। ये जो फोन आता है उस फोन पर लोगो एक पुलिस वाले का लगा हुआ है और +92 से ये नंबर शुरू होता है। तो जब ये कॉल आता है तो मेरी सास जो खुद हृदय रोगी है वो घबरा जाती हैं और अचानक से उसकी बात को सुनते हुए, उस पर विश्वास करते हुए उससे बात भी की तो उन्होंने ये बताया, उन लोगों ने जिन्होंने कॉल किया था कि हमने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है और अब आपको 1 करोड़ रुपए देने होंगे ताकि हम इस मामले को यहीं दबा दें और आपके बेटे को छोड़ दें। इस घटना को इस तरह से इतनी गंभीरता से अंजाम दिया गया कि उनको जो आवाज सुनाई गई वो पीछे से रोते हुए आवाजें भी सुनाई गई। ये एक ऐसी ऐप है जिस ऐप से आप कोई भी नंबर फीड कर सकते हैं। ये लोकल नंबर भी हो सकता है लेकिन उसमें पाकिस्तान का नंबर +92 से इस नंबर को फीड किया गया और सबसे ज्यादा लोगों जो है वो आर्मी और पुलिस वालों के लगाए जाते हैं।
ये सबसे ज्यादा इसलिए क्योंकि लोग बहुत आसानी से ऐसे लोगों पर विश्वास कर लेते हैं, जो कि सबसे बुरा है। सरिता जैन ने ये बातें घर में मौजूद परिवार के दूसरे सदस्यों से कही, जिसके बाद उन लोगों ने तुरंत सौरभ जैन को फोन लगाया। इसके बाद पूरी घटना का खुलासा भी हो गया। ये बात 26 सितंबर की है। मेरे पास दोपहर लगभग 1-1:15 बजे के करीब एक फ़ोन आया। वो कहते हैं जी मैं सब इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ थाने से, आपके बेटे को उसके दोस्तों के साथ अरेस्ट किया गया है रेप केस में और उसने मर्डर कर दिया उस लड़की का। तो मैं घबरा गई एकदम से उस समय, और उन्होंने रोने की आवाज़ भी सुनाई उसकी कि माँ मुझे बचा लो, मुझे बहुत मार रहे हैं, माँ मुझे बचा लो, मुझे बहुत मार रहे हैं। और उससे मेरा दिल मेरे को घबराहट हो गई बहुत ज़्यादा। कहते हैं जी अगर आपको अपने बेटे को बचाना है तो 1 करोड़ रुपया दे दो आप हमें। और हमने कहा जी हमारे बेटे से बात करनी है। तो कहने लगे बात आप नहीं कर सकते, मीडिया से फ़ोन कनेक्ट है, सारी मीडिया में बात पहुंच जाएगी, आपके बेटे का एनकाउंटर हो जाएगा या फिर उसको फांसी हो जाएगी, आपको 1 करोड़ रुपया तो देना ही पड़ेगा। अब इतना तो आप समझ गए होंगे, चाहे आगरा हो या मेरठ हो, दोनों ही मामलों में जो फोन कॉल आए उसमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान के नंबर से ही दोनों कॉल किए गए थे। दोनों का कंट्री कोड +92 था। ऐसे में जब भी आपको कोई कॉल आए तो सबसे पहले आपको ये चेक करना चाहिए कि ये नंबर +91 यानी कि भारत का है या +92 पाकिस्तान का है। वो अगर ये 92 +92 के जो फोन का जो दिखाया गया कि वो +92 से आ रहा है, ये साधारण एप्स से आज की तारीख में ऐसा हो सकता है जैसे हम फोटो चेंज कर देते हैं, फोटो किसी इंस्पेक्टर की लगा दी गई, बड़े अधिकारी की लगा दी गई, नाम किसी इंस्पेक्टर का लगा दिया गया, इसी तरीके से फोन नंबर भी चेंज हो जाते हैं। तो मैं एक बात ये जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में कोई बाहर का आदमी, देश के बाहर का, ये जानता है कि सौरभ सुमन किस समय गए होंगे कार्यक्रम में? वो ये जानता है कि आज वो मेरठ में नहीं है? वो ये जानता है कि मैं अपनी माँ को माँ कह करके बुलाता हूं? क्योंकि जो पीछे से आवाज आ रही थी रोने की, वो ये कह रहा था कि माँ मुझे बचा लो, दोबारा ऐसा नहीं होगा। तो ये सारी की सारी चीजें किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति की ओर इंगित करती हैं जो हमें अनवरत परेशान कर रहा है, जिसके हम लोग टारगेट पर हैं। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि ये डिजिटल अरेस्ट आखिर होता क्या है। दरअसल डिजिटल अरेस्ट में किसी शख्स को ऑनलाइन माध्यम से डराया जाता है कि वो किसी सरकारी एजेंसी के माध्यम से अरेस्ट हो गया है, उससे पेनल्टी या जुर्माना देना होगा। डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा शब्द है जो कानून में नहीं है। पिछले 3 महीने में दिल्ली एनसीआर में 600 मामले ऐसे आए हैं जिसमें 400 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। इसके अलावा कई सारे अनरिपोर्टेड मामले भी होते हैं। कई बार ऐसे मामले भी आते हैं जिसमें ठगी करने की कोशिश करने वाले कामयाब नहीं हो पाते। डिजिटल अरेस्ट के संगठित गिरोह का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट के मामले में लोगों को फंसाया कैसे जाता है वो भी आपको बताती हूँ। दरअसल इसमें ठगी करने के 4-5 तरीके होते हैं। जैसे किसी कुरियर का नाम लेकर इसमें गलत सामान आया है, कुरियर में ड्रग्स है जिसकी वजह से आप फंस जाएंगे, आपके बैंक खाते से किसी तरीके के ट्रांजैक्शन हुए जो फाइनेंशियल फ्रॉड रिलेटेड है, मनी लॉन्ड्रिंग, एनडीपीएस का डर दिखाकर अधिकतर उन लोगों को फंसाया जाता है जो पढ़े लिखे हैं और कानून के जानकार होते हैं। ऐसे लोगों को डराकर उनसे डिजिटल माध्यम से फिरौती मांगी जाती है। अगर उनके खाते में पैसे नहीं हैं तो उनको लोन दिलवाया जाता है। कई बार उनके पास लोन लेने वाले ऐप्स नहीं होते हैं तो उन ऐप्स को भी डाउनलोड कराया जाता है। कई बार तो 2 से 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा जाता है। अब आइए आपको ये बताते हूं कि डिजिटल अरेस्ट के मामले में कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इस बात का बहुत ख्याल रखिए कि कोई भी सरकारी एजेंसी ऑनलाइन तरीके से पूछताछ नहीं करती है। सरकारी एजेंसी केवल फिजिकल तरीके से पूछताछ करती है। अगर किसी के साथ इस तरीके की घटना होती है तो वह 2 तरीके से इसे रिपोर्ट कर सकता है। साइबर फ्रॉड के हेल्पलाइन नंबर या फिर ईमेल के जरिए शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके अलावा आप किसी भी स्थानीय पुलिस को अपनी शिकायत दे सकते हैं। अगर आप पुलिस को 1 घंटे के अंदर अंदर जानकारी देते हैं तो ट्रांसफर किए गए पैसे को वापस पाने की संभावना भी बनी रहती है। आइए अब आपको एक और डिजिटल ठगी की खबर दिखाती हूं जो उत्तर प्रदेश के सीतापुर से आई है। यहां पर 2 सगे भाई मेहताब अंसारी और सादाब अंसारी फर्जी कॉपीराइट क्लेम के नाम पर ऑनलाइन ठगी का गेम खेल रहे थे।
दोनों भाइयों ने मिलकर अब तक 600 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना लिया है। आगरा के रहने वाले शादाब और मेहताब सोशल मीडिया पर उन लोगों को टारगेट करते थे जिनके फॉलोअर्स मिलियन में हो। फिर वो उनके अकाउंट में ऐसा लूपहोल ढूंढते तो जो मेटा के गाइडलाइंस के खिलाफ हो, तो फिर होता था इनका खेल। ये बल्क में फेक आईडी से अकाउंट के खिलाफ कंप्लेन कर उसे सस्पेंड करा देते थे। फिर ये अकाउंट रिस्टोर करने के नाम पर यूजर से मोटी रकम वसूलते थे। अगर उन्हें पैसे मिल जाते तो ये अपनी कंप्लेन वापस ले लेते, जिससे कि अकाउंट फिर से एक्टिव हो जाता। पुलिस ने शादाब और मेहताब के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। पुलिस ने उनके पास से नकदी और 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं जो धोखाधड़ी में इस्तेमाल किए जा रहे थे। आइए अब बात करती हूँ दिल्ली की राजनीति की और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल का एड्रेस अब बदल चुका है। अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली के सिविल लाइन्स एरिया में नहीं बल्कि लुटियंस दिल्ली में शिफ्ट हो गए हैं। लुटियंस दिल्ली जहां राष्ट्रपति निवास है, जहां प्रधानमंत्री रहते हैं, चीफ जस्टिस से लेकर बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों का आवास है। अरविंद केजरीवाल भी अब वहीं पर शिफ्ट हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपना सिविल लाइन्स वाला पुराना सरकारी आवास 6 फ्लैगस्टाफ रोड को खाली कर दिया है। अब वे फिरोजशाह रोड के बंगला नंबर 5 में शिफ्ट हो गए हैं। केजरीवाल का पूरा परिवार अब फिरोजशाह रोड के बंगला नंबर 5 में ही रहेगा। केजरीवाल जिस घर में शिफ्ट हुए हैं वो उनका अपना सरकारी घर नहीं है, बल्कि ये घर आम आदमी पार्टी के सांसद अशोक मित्तल का है। अरविंद केजरीवाल अब वहीं पर गेस्ट के तौर पर रहेंगे। दरअसल जेल से बाहर निकलने के बाद 15 सितंबर को अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद छोड़ने का ऐलान किया था। साथ ही सीएम आवास छोड़ने की बात भी कही थी। इसलिए जब उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा तो उसके बाद उन्होंने सरकारी आवास खाली कर दिया। लेकिन दिल्ली में उनका अपना घर नहीं है, इसलिए वो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के सरकारी आवास पर बतौर गेस्ट रहेंगे। अशोक मित्तल पंजाब के बड़े कारोबारी हैं और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर भी हैं। आइए अब आपको खबर दिखाती हूँ बिहार से, जहां सैलाब का संकट है। बाढ़ से 16 जिलों में हालात खतरनाक बने हुए हैं। भारी बारिश और नेपाल से सैलाबी अटैक के चलते हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। बिहार की 7 बड़ी नदियां डेंजर लेवल के पार जा चुकी हैं। बॉर्डर से सटे हुए जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। 25 लाख लोगों की जिंदगी पर इसका सीधा असर पड़ा है। कई इलाकों में अभी भी पलायन जारी है। एनडीआरएफ की 17, एसडीआरएफ की 19 टीम रेस्क्यू में जुटी हैं। स्थानीय प्रशासन समेत कई सामाजिक संस्थाएं मदद कर रही हैं, लेकिन अभी भी हालात बेकाबू बने हुए हैं। गांव-गांव टापू में तब्दील नजर आ रहे हैं। कोसी क्षेत्र में बाढ़ ने बीते 56 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक जानकारी के मुताबिक बिहार में हर साल औसतन 4,500 करोड़ रुपए बाढ़ कंट्रोल करने में खर्च आ रहा है, लेकिन ग्राउंड पर रिजल्ट तो ऐसा नहीं दिखाई देता कि कोई काम हुआ हो। आप देखिए, चाहे सहरसा हो, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मोतिहारी, सब जगह एक स्थिति है। बिहार में बाढ़ की एक तस्वीर आपको दिखाऊंगी, लेकिन पहले आपको मुजफ्फरपुर की एक रिपोर्ट दिखाती हूँ। यहाँ बाढ़ प्रभावितों की मदद में लगा हुआ वायुसेना का हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गया। अब बाढ़ में उसका मलबा पड़ा हुआ है। हादसे के दौरान का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वो जमीन से बेहद कम ऊंचाई पर दिखाई दे रहा है। अब इसका मतलब आप समझिए, पानी का लेवल यानी लगातार बढ़ता जा रहा है। इंडिया टीवी की टीम ग्राउंड पर मौजूद है। सैलाब के बीच हेलीकॉप्टर का मलबा है। रेस्क्यू टीम पानी उतरने का इंतजार कर रही है। जैसे ही यहाँ पर बाढ़ का असर कम होगा, हेलीकॉप्टर का मलबा ले जाया जाएगा। हम इस वक्त मुजफ्फरपुर जिले के औराई के मधुबन बेसिन में हैं और यहाँ पर भारतीय वायुसेना का विमान हादसे का शिकार हो गया। आप देखिए, ये जो पानी में आपको एक विमान नजर आ रहा है, राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाने के लिए ये विमान दरभंगा से सीतामढ़ी जा रहा था, लेकिन जब इंजन फेल हो गया तो इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी पायलट को। पायलट ने सूझबूझ का परिचय दिया और ऐसी जगह पर लैंडिंग कराई जहां पर बड़ी घटना नहीं हुई। 4 लोग सवार थे, चारों की जान बच गई। गांव वाले तुरंत मौके पर पहुंचे और पायलट समेत जो 4 लोग सवार थे उन सबों को सुरक्षित निकाला।